हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मेकिंग ऑफ इटली या यूनिफिकेशन ऑफ इटली। हम जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे तो आसपास के जो अदर यूरोपियन कंट्रीज़ थे उनमें सबसे पहले जो ऐसी नेशनल रेवोल्यूशनरीज़ की रेवोल्यूशन की पहल हम इटली, जर्मनी इन कंट्रीज़ में देखा करते थे। तो यहाँ पर हम यूनिफिकेशन देखेंगे इटली का। जर्मनी का यूनिफिकेशन जैसे हमने देखा है वैसे ही इटली भी लॉन्ग हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशंस में घिरी हुई थी। बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो रखे थे। इटालियंस बिखरे हुए थे बहुत सारे डायनेस्टिक स्टेट्स के रूप में। अलग अलग छोटे छोटे राजा छोटे छोटे रीजन्स के ऊपर रूल कर रहे थे और उसके साथ ही मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर का भी हिस्सा हुआ करते थे। आगे इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैप के साथ आप देखें तो मिड 19th सेंचुरी की बात है। उस समय तक 7 स्टेट्स में इटली बटा हुआ है। सिर्फ एक उनमें से ऐसा है सर्डेनिया पिडमोंट। ये सिर्फ इटालियन प्रिंसली हाउस ही रूल कर रहे हैं। सर्डेनिया ये है, पिडमोंट ये है। यहाँ पर ये दो ऐसी जगह हैं जिनको, या फिर एक पूरा मान लीजिए, जहाँ इटालियन प्रिंसली हाउस रूल कर रहे हैं। इसके अलावा नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के रूल के अंडर में आता है लोम्बार्डी और वेनेशिया, और ये हिस्सा एक समय पर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का हिस्सा हुआ करते थे, ये लोम्बार्डी और वेनेशिया। और उसके बाद में जैसे नेपोलियन का रूल आया उस समय पर लोम्बार्डी, वेनेशिया ये कुछ हिस्से नेपोलियन के डिपेंडेंसी स्टेट्स में चले गए थे। बट आफ्टर 1815 ये दोबारा से ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को सौंप दिए गए थे सो दैट कि फ्रांस अपना एक्सपेंशन ना कर सके। अगर सेंटर पार्ट की बात करें तो वो पोप के अंडर में आता है, पेपल, या फिर ये कहें क्रिश्चियनिटी को मानने वाले जो पेपल स्टेट हैं उनमें आता है। साउथ का देखें तो बोबोन किंग्स स्पेन के जो हैं वो रूल कर रहे हैं किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में। इसमें यहाँ पर इटालियन लैंग्वेज इतने ज़्यादा कॉमन फॉर्म में नहीं पाई जाती। इवन बहुत सारे रीजनल और लोकल वेरिएशंस देखने को मिलते हैं लैंग्वेज में। तो इटली लैंग्वेज के बिहाफ पे ये लोग इकट्ठी नहीं कर सकेंगे। ये इटालियन यूनिफिकेशन का एक मैप है जिसमें पहले कहाँ से शुरुआत हुई और बाद में अचीव कहाँ तक हो पाया। ये हम लास्ट में भी देखेंगे। ये आपकी बुक में एक अलग तरीके से दे रखा है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं एक बार। 1830s का समय था और गुजिपी मजिनी ने एक प्रोग्राम चलाया था जिससे वो इटली को रिपब्लिक बनाना चाहता था। उसकी सोच ये थी कि गॉड ने ये माना है कि यूनिट ऑफ मैनकाइंड होनी चाहिए, नेशन स्टेट्स बनने चाहिए, यूनिफिकेशन होना चाहिए, थ्रू लिबर्टी होना चाहिए। इसीलिए जब ये जन्मे जिनोवा में, लिगुरिया में ही इन्होंने बाद में रिवोल्यूशन भी किया। उसके बाद वहाँ से इनको एग्जाइल में भेज दिया गया। सबसे पहली इन्होंने यंग इटली नाम से मर्सलिस में एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। देन यंग यूरोप भी बनाई बर्न में। तो हम यहाँ यंग इटली की बात करते हैं। इनका मानना था कि यही एक जरिया बनेगा इनके गोल्स को अचीव करने के लिए। परंतु जब हम देखते हैं, चाहे तो वो 1830s का दौर हो चाहे 1848 का समय हो, दोनों ही रिवोल्यूशन अपराइजिंग्स फेल हो जाते हैं। तो गुजिपी मजिनी के जो प्रयास थे वो अल्टीमेट गोल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। और अब सब कुछ देखना था सर्डेनिया पिडमोंट के रूलर किंग को, विक्टर इमैनुअल सेकेंड, जो केवल प्रिंस हाउस में सिर्फ दो ही ऐसे स्टेट्स थे, सर्डेनिया और पिडमोंट। वहाँ के रूलर हैं विक्टर इमैनुअल सेकेंड। इन्होंने ये शुरू किया है कि इटालियन स्टेट्स को अब हम इकट्ठा करेंगे, बट ज़रिया क्या रखेंगे, वे क्या रखेंगे, वो वॉर रखेंगे। ये याद रखना। उससे पहले लिबरल नेशनलिस्ट लोग या रिवोल्यूशनरी लोग ही इकट्ठा कर रहे हैं अपने लोगों को, या फिर लोगों को समझा रहे हैं, लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया पर्टिकुलरली इन चीज़ों को लेके बड़ा ही क्यूरियस था कि हमें लिबर्टी मिलनी चाहिए, इटालियन स्टेट्स यूनिफाई होने चाहिए, नेशन स्टेट्स बनने चाहिए। और इनका साथ देंगे रूलिंग इलीट्स जो उनके साथी हैं। वो ये मानते हैं कि यदि इटली यूनिफाई हुई तो उनके पास कुछ पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। वो क्या होंगी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस।
इकोनॉमिकली वो डेवलप होंगे, उनके पास पैसा आएगा, वो और ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। और यदि वो यूनिफाई हो जाते हैं तो यूरोपियन टेरिटरी में अपना एक वजूद होगा इटली का। तो यहाँ पर जैसे हमने जर्मनी में देखा था, वैसे ही यहाँ पर भी एक चीफ मिनिस्टर हैं, वो इस मूवमेंट को लीड करेंगे। उनका नाम है कैवोर। आपकी बुक में कैवोर के नाम से ही बता रखा है, बट उनका पूरा नाम है कैमिलियो बेंसो काउंट डी कैवोर। ये इटली के रीजन्स को यूनिफाई करने के लिए पहल करते हैं, बट ये अब तक अगर देखा जाए तो ना ही तो रिवोल्यूशनरी रहे थे, ना ही डेमोक्रेट रहे थे। ऑब्वियसली अगर ये इन दोनों में से कोई नहीं थे तभी ये नज़दीक थे। उस समय चीफ मिनिस्टर होने का मतलब है प्राइम मिनिस्टर के लेवल का पद होना उसके पास। ये नज़दीक हैं राजा के, और राजा ने ही इनको ये मूवमेंट शुरू करने के लिए कहा है। बहुत सारे और वेल्दी और एजुकेटेड पीपल या मेंबर्स उस समय पर जैसे बिहेव करते थे, जैसे इटालियन इलीट्स थे, वो फ्रेंच भाषा ही बोलते थे बजाय कि इटालियन के। ये पहले भी हमने देखा कि इटालियन लैंग्वेज इतनी ज़्यादा नहीं बोली जा रही है, लोग बहुत उसको यूज़ में नहीं रख रहे हैं। इनकी बहुत टैक्टफुल डिप्लोमेटिक तरीके से इन्होंने अलाइंस किया फ्रांस के साथ। इनके अच्छे संबंध थे और फ्रेंच भाषा बहुत अच्छी बोलते थे, तो फ्रांस के साथ इन्होंने अच्छे से बातचीत की। और सर्डेनिया पिडमोंट ने अब ऑस्ट्रियन फोर्सेस के ऊपर हमला बोल दिया और 1859 में आज़ादी दिलवा देते हैं उस रीजन को। ये कैवोर का योगदान केवल नॉर्दर्न पार्ट में है, बट रेगुलर ट्रुप जो लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस थे, उनके अलावा भी लोगों ने गुजिपी गैरीबाल्डी को सपोर्ट किया है। ये हैं गुजिपी गैरीबाल्डी, इनकी पिक्चर साइड में दे रखी है। और फ्रे, युद्ध, वॉर, लड़ाई, फाइट, इन सब का एक ही मतलब है, तो उसको ज्वाइन किया है। 1860 में ये मार्च करते हैं साउथ इटली की तरफ या फिर किंगडम ऑफ टू सिसिलीज की तरफ, और वहाँ की लड़ाई सक्सेसफुल रहती है, ये जीत जाते हैं। वहाँ के लोकल पीजेंट्स का इनको बहुत साथ मिला था। जो स्पेनिश रूलर्स थे उनको हराने में उन्होंने बड़ा योगदान किया था। 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड को राजा घोषित कर दिया जाता है यूनाइटेड इटली का। हाउएवर हम यहाँ ये भी देखें, इटालियन पॉपुलेशन में इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी। वो अवेयर ही नहीं है लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के, उनको पता ही नहीं है क्या लिबरल क्या नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है। उनके ऊपर जो भी लोग रूल कर रहे हैं वो बस अपना जीवन जी रहे हैं। पीजेंट मासेस जिन्होंने गैरीबाल्डी को सपोर्ट किया सदर्न इटली को जीतने के लिए, उन्होंने इवन इटालिया का नाम भी नहीं सुना था। उनका मानना ये था कि ला टेलिया मीन्स विक्टर इमैनुअल्स वाइफ, हम उसको आज़ाद करवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। सोचिए कि इतने हद तक इलिटरेसी वहाँ पे थी। ये आपके लिए है, बट सबसे पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद आपको ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में देने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1858 में यहाँ पर सर्डेनिया और पिडमोंट दो जगह हैं जहाँ प्रिंस का रूल है। उसके बाद में ये लोग यहाँ पे अटैक करते हैं 58 और 60s में, इन एरियाज़ को ये जीत लेते हैं। उसके बाद में इनका अटैक रहता है 1860s में, गैरीबाल्डी यहाँ करता है, टू सिसिलीज को जीत ले रहा है पीजेंट्स की मदद से, और स्पेन के रूलर्स को बाहर कर देता है बourbon डायनेस्टी के। उसके बाद में ये पर्टिकुलरली वेनेशिया का रीजन है, ये इसको जीतते हैं। और उसके बाद 1870s में लास्ट में ये पेपल स्टेट को जीतते हैं। तो आपसे ये तीन सवाल पूछे गए हैं। विच वॉज द फर्स्ट रीजन टू बिकम द पार्ट ऑफ यूनाइटेड इटली? सो यू हैव टू आंसर। विच वॉज द लास्ट रीजन टू ज्वाइन? इन विच ईयर डिड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स ज्वाइन? ये तीन क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अब देखते हैं गुजिपी गैरीबाल्डी के बारे में कुछ पढ़ते हैं। ये मोस्ट सेलिब्रेटेड इटालियन फ्रीडम फाइटर्स में से एक हैं, और इनकी फैमिली कोस्टल ट्रेड में और एज ए सेलर इनका काम था मर्चेंट नेवी में। 1833 में ये मजिनी से मिलते हैं, यंग इटली मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं रिपब्लिकन अपराइजिंग में जो पिडमोंट में शुरू हुई थी 1834 में, बट बाद में अपराइजिंग को दबा दिया गया और ये साउथ अमेरिका चले जाते हैं। वहाँ एग्जाइल में 1848 तक रहते हैं।
उसके बाद भी 1848 का लिबरल मूवमेंट भी बाद में सप्रेस कर दिया जाता है, कंजर्वेटिव रिजीम इस्टेब्लिश हो जाती है। 1854 में ये विक्टर इमैनुअल सेकंड को सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि यूनिफाई करते हैं हम इटालियन स्टेट्स को। और 1860 में गैरिबाल्डी को चांस मिलता है और एक्सपीडिशन करने के लिए साउथ इटली में भेज दिया जाता है थाउजेंड्स ऑफ आर्मी मेंबर्स के साथ। उनके कुछ फ्रेश वॉलेंटियर्स भी उनको ज्वाइन करते हैं इस कैंपेन को, और ये इतने हद तक बढ़ जाते हैं कि 30,000 लोगों का एक समूह हो जाता है, और इनको पॉपुलरली रेड शर्ट्स कह के बुलाया जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है एक नंबर में, तो ये याद रखिए कि इनको क्या कहा जाता था, गैरिबाल्डी की वॉलेंटियर्स सेना को क्या कहा जा रहा है। 1867 में गैरिबाल्डी आर्मी को लेके, वॉलेंटियर्स को लेके रोम की फाइट में लास्ट ऑब्स्टेकल जो बच गया था उसको जीतने के लिए चल पड़ता है, क्योंकि जब तक रोम नहीं जीता गया था तब तक फ्लोरेंस को इन्होंने राजधानी माना है और बाद में रोम को माना है। यूनिफिकेशन तभी पूरा होता है जब रोम जीत लेते हैं, ये इटली का जो पेपल स्टेट है वो उसको जीत लेते हैं, जहाँ फ्रेंच गार्ड्स या गैरिशंस वहाँ स्टेशन थे, वही लोग पेपल स्टेट को गार्ड कर रहे थे। रेड शर्ट्स ने प्रूव कर दिया कि उनकी लड़ाई और उनकी ताकत के सामने फ्रेंच लोगों की कोई भी हिम्मत नहीं है, और पेपल ट्रूप्स वहाँ से भाग जाते हैं। और एक कारण ये भी है कि फ्रांस उस समय, जब जर्मनी अपने एक हिस्से को फ्रांस से आज़ाद करवा रहा था, तो 1870s में ही वो लड़ाई चल रही है, तो फ्रांस वहाँ भी अपने आप को इंगेज मानता है, तो फ्रांस यहाँ से चला जाता है। 1870 में वो चले जाते हैं, और वॉर के ड्यूरिंग ही प्रशिया फ्रांस विड्रॉ कर लेते हैं ट्रूप्स को, और रोम पेपल स्टेट फाइनली ज्वाइन कर लेता है इटली को। तो यहाँ एक नीचे फोटो दिखाई गई है, पिक्चर दिखाई गई है, एक कैरिकेचर है। 1859 में एक इंग्लिश कोई जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने छापा है। गैरिबाल्डी ये हैं, ये हेल्प कर रहे हैं किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड को, सर्डेनिया पिडमोंट के जो रूलर हैं उनको ये जूता पहना रहे हैं जो इटली नाम लिखा हुआ है। इट मीन्स आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये गैरिबाल्डी ने इनको एक तोहफा दे दिया कि अब आप पूरे इस यूनिफाइड टेरिटरी के राजा हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।